आज का टॉपिक यूपीएससी मेंस और जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के टॉपिक है और लेक्चर नंबर 1 है वह शासन की परिभाषा। सबसे पहले देख लेते हैं लोग। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी 1997 ने शासन को सभी स्तरों पर देश के मामलों का प्रबंधन करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक प्राधिकरण को प्रयोग के रूप में परिभाषित किया है। और सेकंड परिभाषा ये भी है शासन के तो सभी स्तरों पर देश के मामलों का प्रबंधन। और शासन का प्राथमिक उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो पहला है नागरिक का कल्याण, और सेकंड है शक्ति और अधिकार, और थर्ड है कुशलतापूर्वक संसाधन। और शासन के हितधारक कौन कौन से हैं, तो बाजार, राज्य और नागरिक समाज, नागरिक, ग्राहक और राजनीतिक कर्ता और संस्थाएं और हित समूह, मीडिया हो गया, गैर सरकारी संगठन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया। और शासन में कौन कौन से शामिल है, तो नागरिक समाज और राज, बाजार। तो नागरिक समाज में जन भागीदारी प्रेरित और राज्य में अनुकूल राजनीतिक, कानूनी व आर्थिक माहौल, और बाजार में लोगों के लिए अवसर सृजन। गवर्नेंस शासन की विशेषताएं, तो इसमें जवाबदेही और जन भागीदारी, विधि का शासन हो गया, पारदर्शिता और प्रभावशीलता, दक्षता और सुशासन। गुड गवर्नेंस सुशासन की परिभाषा। सुशासन एक गतिशील अवधारणा तथा शासन की तुलना में सुशासन में अधिक गुणवत्ता व सकारात्मक मूल्य निहित है। और सुशासन की मुख्य विशेषताएं कौन कौन से हैं, तो भागीदारी और सर्वसम्मति उन्मुख और जवाबदेही, कानून के नियम, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और प्रभावी कुशल। सुशासन की मुख्य विशेषताएं कौन कौन से, तो अधिक रोजगार क्षमता वाली सरकार द्वारा दी जाने वाली अच्छी शिक्षा सुविधाएं, सड़कों, पुलों, बिजली, दूरसंचार, हवाई अड्डे, सिंचाई और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास। और सार्वजनिक जीवन संपत्ति, शांतिपूर्ण कानून और व्यवस्था की सुरक्षा, सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, और सरकार और उसके कर्मचारियों के काम करने की प्रभावशीलता और दक्षता, और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के साथ अच्छा कारोबारी माहौल, और गरीब से गरीब व्यक्ति के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के माध्यम से समाज में असमानताओं को कम करना। भाषण, धर्म कार्य और सरकार द्वारा हस्तक्षेप की प्रवृत्ति, पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना नागरिकों को, और हितधारक रियायतों का प्रावधान, और पक्षपात से मुक्त अच्छा कारोबारी माहौल, और नागरिक केंद्रित सेवा। सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहले तो विकेंद्रीकरण, सूचना का अधिकार और अधिक जवाबदेही, खुलेपन को बढ़ावा। ई गवर्नेंस सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र और मिशन कर्मयोगी शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कुछ संस्थागत उपाय, तो लोक सेवा विधेयक और नागरिक चार्टर। ई गवर्नेंस, ई भूमि और ई चौपाल, ई प्रोक्यूरमेंट और डीबीटी, प्रथम लाभ हस्तांतरण, केंद्रित लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, सीपीजी, आरएएमएस इत्यादि उपाय होने चाहिए। सुशासन की दिशा में उठाए गए कुछ अन्य कदम, तो सुशासन सूचकांक, आपराधिक न्याय सुधार, व्यापार करने में आसानी, और सुशासन लाने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, पीआरआई की भूमिका, सेवाओं को दहलीज पर लाना, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अभ्यास, संसाधन दक्षता सुनिश्चित करना, समावेशी विकास, और गरीबी में महिला सशक्तिकरण। और सुशासन एक गतिशील अवधारणा तथा शासन की तुलना में सुशासन में अधिक गुणवत्ता व सकारात्मक मूल्य निहित है। अगर सुशासन के तुलना आ जाए तो तुलनात्मक तरीके से आप लोग इससे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे तुलना, खराब शासन हो गया बैड गवर्नेंस, और सुशासन गुड गवर्नेंस, तो इसमें तानाशाही और भ्रष्टाचार अधिक रहता है, और दक्षता कम, लाल फीताशाही जिसमें देखी जाती है, और कानून का शासन, पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेहिता, तो सुशासन में ये आते हैं। और विश्व बैंक 1992 की रिपोर्ट में द गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, तो सुशासन, तो रिपोर्ट में गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एक रिपोर्ट है। तो सुशासन राजनीतिक, वैधानिक और प्रशासनिक
सुशासन के लक्षण तो भागीदारी, कानून का शासन, पारदर्शिता, अनुक्रियाशीलता और सहमति मूलकता और समानता, समावेशिता और प्रभाविता और दक्षता, उत्तरदायित्व। तो ये सुशासन के लक्षण है। तो मैंने डायग्राम के थ्रू बनाई है, तो ऐसे ऐड करने से और कम टाइम भी रहता है मेंस में, तो आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। और भारत में शासन तो प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग रिपोर्ट, तो एक रिपोर्ट है शासन की दक्षता मूल्यांकन हेतु एक रूपरेखा। तो शासन के 5 आयाम है: राजनीतिक और प्रशासनिक, आर्थिक, विधिक व न्यायिक, सामाजिक। तो राजनीतिक में जन भागीदारी और प्रशासनिक में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, आर्थिक में अनुकूल वातावरण और विधिक व न्यायिक में कानून व्यवस्था, मानवाधिकारों की रक्षा और सामाजिक में वंचित वर्गों के साथ न्याय। और भारत में शासन व्यवस्था से जुड़े मुद्दे तो कभी भी एग्जाम में आए तो आप लोग ये ऐड कर सकते हैं। तो राजनीतिक मुद्दे में राजनीति का अपराधीकरण, राज्य सत्ता का दुरुपयोग और विकेंद्रीकरण का अभाव, और कानूनी व न्यायिक में न्याय में देरी और न्यायपालिका में जवाबदेहिता का अभाव, और प्रशासनिक में पारदर्शिता व जवाबदेहिता में कमी और भ्रष्टाचार, आर्थिक में क्षेत्रीय असमानता व वित्तीय समावेशन का अभाव, और सामाजिक पर्यावरण में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, लैंगिक भेदभाव। भारत में सुशासन तो 73 व 74 संविधान संशोधन अधिनियम, लोगों की जन भागीदारी में वृद्धि और शासन के विकेंद्रीकरण, 1996 नागरिक अधिकार पक्ष, केंद्रीय सतर्कता आयोग 2003, वैधानिक दर्जा और सरल शिकायत निवारण तंत्र RTI की स्थापना, और सामाजिक लेखा परीक्षण सर्वोत्तम मॉडल। सुशासन की बाधाएं तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, नागरिक केंद्रित प्रशासन, सुशासन का हृदय। सुशासन के 5 बाधाएं हैं। तो फर्स्ट है लोक सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्याएं, और सेकंड है उत्तरदायित्व का अभाव, और थर्ड है लाल फीताशाही, और 4 है कानूनों व नियमों का सही क्रियान्वयन। 5 नागरिकों में अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जन जागरूकता का निम्न स्तर, और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन में तो देखेंगे तो दक्ष प्रशासन और सशक्त सार्वजनिक शिकायत या निवारण तंत्र, और जन भागीदारी हो गया, जवाबदेह प्रशासन और नियमों का सरलीकरण, नागरिक अनुकूल प्रशासन और पारदर्शिता। तो सुशासन, गुड गवर्नेंस। सुशासन से तात्पर्य एक बेहतर प्रशासनिक प्रक्रिया का है जिसमें प्रशासन के द्वारा कल्याणकारी कार्यों का सुनिश्चित करने के लिए बेहतर प्रशासन को स्थापित करना, और बेहतर। नेक्स्ट टॉपिक है बेहतर प्रशासन से तात्पर्य जनोन्मुखी नीतियाँ, जन सहभागिता को बढ़ावा देना और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना। इन तीनों को ही समाहित किया जाता है। सुशासन अपने आप में कई क्रियागत अंतरों को समाहित करता है जो स्थान विशेष परिस्थिति सामाजिक वर्गों के अनुकूल बदलती रहती है। विश्व बैंक के अनुसार एक अच्छा अभिशासन निम्नलिखित तथ्यों को समाहित करता है। तो फर्स्ट हो गया राजनीतिक उत्तरदायित्व, जनता के प्रति होना, और सेकंड है इसके अंतर्गत धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक वर्गों का शासन की क्रिया में उचित भागीदारी का होना, और थर्ड है एक स्थापित विधि का होना जिसके माध्यम से मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और सामाजिक शोषण को सीमित करना तथा कल्याणकारी नीतियों को समाहित करना शामिल है। और 4 है सूचना एवं विचारों की अभिव्यक्ति के आधार पर नीतियों का निर्धारण जो कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता को प्राप्त कर सके। और 5 सरकार विभिन्न सामाजिक संगठनों के मध्य एवं उचित परस्पर सहयोग, अच्छा अभिशासन स्थापित होने से राष्ट्र का निर्माण, अर्थव्यवस्था में सुधार, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, पिछड़े हुए वर्गों का उत्थान और विज्ञान और तकनीकी प्रबंधनों का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर प्रयोग, जन सहभागिता को बेहतर प्रोत्साहन, और प्रशासनिक जवाबदेही, प्रत्यायोजन, पारदर्शिता, जवाबदेही, गवर्नेंस तथा नैतिक आचार संहिता एवं सत्यनिष्ठा आधारित और प्रशासनिक संगठनों का व्यक्तियों को देखा जा सकता है। प्रशासन की आवश्यकता, सुशासन को निम्नलिखित आधारों पर किसी भी राष्ट्र एवं समाज में देखा जा सकता है। तो सत्ता की वैधता और विधि, संविधान के द्वारा स्थापित शक्तियाँ और सत्ता विधि जन आकांक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए जिसका प्रयोग सत्ता के
द्वारा किया जाएगा। और विधि का शासन, तो किसी भी राष्ट्र में विधि का सर्वोच्च न्याय सुनिश्चित होना चाहिए, अर्थात यह सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप में लागू होना चाहिए, चाहे वह प्रशासनिक पद पर स्थापित व्यक्ति हो या आम नागरिक या राजनेता या कोई संगठन। नागरिक सहभागिता, और नागरिक सहभागिता के द्वारा बेहतर प्रशासनिक एवं कल्याणकारी नीतियों को लागू किया जा सकता है। नागरिक सहभागिता के द्वारा ही संस्थागत सुधारों को सही दिशा दी जा सकती है, और इसके लिए नागरिक एवं प्रशासन के मध्य बेहतर समायोजन का होना और राजनीतिक जवाबदेही में राजनीतिक नेतृत्व की जवाबदेहिता निम्नलिखित संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पर होनी चाहिए। तो जनता के प्रति, संसद के प्रति और संविधान के प्रति, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति, और लोकतांत्रिक शासन में सुशासन की प्रक्रिया, तो शासन की व्यवस्था के अंतर्गत लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में इसके संयोजन को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। लोकतांत्रिक शासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक राष्ट्र के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि किसी भी राज्य की समृद्धि एवं विकास के लिए उसके समस्त संसार का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इसके अंतर्गत निम्न शासनिक प्रणालियों को देखा जा सकता है। और संवैधानिक शासन, तो संवैधानिक शासन वर्ग विशेष के अनुसार नहीं बल्कि जनमत के आकांक्षा के अनुसार कार्य करेगा। जनमत की इच्छा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति के रूप में संविधान को देखा जा सकता है कि देश की सर्वोच्च विधि भी है। यह शासन के लक्ष्य निर्धारित करता है, उसकी संरचना का निर्माण करता है तथा शासन में नियंत्रण एवं संतुलन की विधि कायम करता है। और सहभागी शासन, लोकतंत्र में सहभागिता के दो अर्थ है। तो पहला है अक्रिय सहभागिता, जिसमें मतदाता अपने मत के मूल्यों को नहीं समझता है तथा शासन में कोई भी भागीदारी नहीं होती है। तो आज का ये टॉपिक था गवर्नेंस के और लेक्चर नंबर 1। तो आप लोग देख सकते हैं और वीडियो देख के नोट्स मेकिंग कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। थैंक यू।